हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम अपने बिहार के बारे में, रियलिटी क्या है, पहले क्या था मेरा बिहार, आज क्या है मेरा बिहार, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए बिना समय को हम लोग बर्बाद किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चले प्राचीनतम काल, जिसमें कहा जाता है, जो आज अमेरिका कहता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लोकतंत्र हमने शुरुआत किया। वहीं सबसे प्राचीन काल, जिस समय हमें ईसा पूर्व की बात है, उस समय हमारे बिहार के वैशाली में गणतंत्र की स्थापना हो चुका था। उस समय लोकतंत्र की स्थापना हो चुका था। इस समय वैशाली का एक परिसंघ बना हुआ था कि किसी भी काम को करने के लिए उसमें सामान्य मत सभी लोगों का होना अनिवार्य था। और उसी समय हमारे बिहार में गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। जो अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ, वो भी दूसरे देश के सपोर्ट से, तो वो घोषणा करता है कि सबसे पहले विश्व में लोकतंत्र हमने स्थापित किया है। तो आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं कि ये ईसा पूर्व की बात हो रहा है हमारे बिहार में, और वो कहाँ 1776 में स्वतंत्र ही हुआ। तो कितने अधिक समय की डिफरेंस है इसमें। तो ये था हमारा बिहार उस समय का। वर्तमान में उसके बाद का हम फेज कहें तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार, जो कि मगध साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पूरे विश्व को जीतने वाला जो सिकंदर था, वो बिहार के एक शासक, जो कि छोटे लेवल के ही हम कह सकते हैं, जो धनानंद था उस समय, उसके डर से बिहार पे वो प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं कर पाया। और वो अपनी पूरी भारी भरकम सेना, हम कहें तो सिंधु नदी से वापस लेकर रिटर्न हो चुका था सिकंदर। तो आप देख लीजिए, जो विश्व विजेता था वो भी बिहार से बिना लड़े हुए चल जाता है। उसके बाद के हम बात कहें, जो कि धनानंद के बाद दूसरे शासक हम कहें तो जो चंद्रगुप्त बनता है, जिसका शासन हम कहें कि अपने भारत से लेके और अफगानिस्तान तक जाता था। और इसका भी काफ़ी अधिक सेना का भारी भरकम सेना था। और इसके डर से भी आप जानते हैं कि सिकंदर का सेनापति जो था, उसके कई सारा क्षेत्र ये अपने प्रभाव में लिया हुआ था। यहाँ तक कि उसकी अगर हम बात करें, उसकी लड़की की शादी भी हम कहें तो यहीं समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त से ही हुआ था। और उसने अपने दहेज में बहुत सारा क्षेत्र भी दिया था। यानी हम कहें कि बिहार का उस समय परामर्श कहें तो काफ़ी अधिक था। जो मौर्य साम्राज्य का हम कहें मगध का जो क्षेत्र था, वो वर्तमान में भी आप पटना में आप देख सकते हैं। जो उस समय का मगध का जो कहे राजमहल का ढांचा जो है, आज भी हम पटना के अगम कुआं का जो क्षेत्र देख रहे हैं, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का वो दरबार था। उसके बाद के हम बात कहें तो उसके बाद में आते हैं हमारे बिहार के ही पटना जिला के हैं, जो कि आप जानते हैं तरेगना पटने ज़िले में ही पड़ता है, जहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जिनका नाम क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पूरे विश्व में सबसे पहला शून्य किसने दिया था, तो वो आर्यभट्ट ने ही दिया था। उसके बाद शून्य के बाद पाई का एक्यूरेट मान किसने दिया था, तो वो भी आर्यभट्ट ने ही दिया था, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे। उसके बाद हम कहें कि पूरे ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित ना हो के उस समय लोग कहते थे पृथ्वी केंद्रित है, क्योंकि हम पृथ्वी पर से हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चारों ओर घूम रही है। परंतु सबसे पहले व्याख्या करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो आर्यभट्ट ही थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य केंद्रित हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ना कि पृथ्वी केंद्रित। यानी सूर्य स्थिर है और हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उस चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है। ये सबसे पहले किसी ने कहा तो वो आर्यभट्ट ने कहा। और ये हम कब की बात है, तो ये लगभग 500-600 ईस्वी की बात है। उस समय ही आर्यभट्ट ने इस चीज़ की व्याख्या किए हुए थे। तो एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे। इनका प्रयोगशाला था जो कि पटना जिला में तरेगना, आज भी पटना जिला में जगह है तरेगना, वहाँ से वो तारे गणने की काम करते थे। तो इतने बड़े विद्वान भी हम कहें तो हमारे बिहार से ही संबंधित थे। उसके बाद हम कहें तो आप जानते हैं कि बिहार में एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता था, उस समय पूरे विश्व के बच्चे जो होते हैं वो आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए। जो कि आज हमारे आधुनिक युग में भी उस तरह की कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि विदेश से हमारे जो भी स्टूडेंट है वो बिहार है। आज भी हमारे बिहार या इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट विदेश जाते हैं, परंतु विदेश से बहुत कम लोग ही बिहार या हम कहें इंडिया आ पाते हैं पढ़ाई करने के लिए। परंतु 900-800 के फेज की बात कहें कि उस समय विदेशों से लोग आ रहे हैं बिहार के नालंदा में अपने पढ़ाई करने। तो ये स्थिति था हमारा बिहार का। उसी समय एक व्यक्ति और मिलते हैं जिसका नाम कालिदास होता है, जिन्होंने इतने अधिक मूर्ख थे कि जिस पेड़ पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। वो व्यक्ति इतने बड़े विद्वान हो जाते हैं और उनकी रचनाएं इतने अधिक फेमस हो जाती है, इतनी अधिक ऊपर लेवल की सोच की हो जाती है कि उनकी एमए और हम कहें यूपीएससी के सिलेबस में उनकी कविताएं और उनकी रचनाएं को दिया जाता है। यानी एमए से नीचे की कक्षाएं में भी उनकी
कविताएं की जो रचनाएं हैं वो नहीं डाला गया है। तो इस लेवल से आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान थे कि आज भी एमए के ऊपर के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, उनकी जो भी रचनाएं थे, या यूपीएससी वाले बच्चे ही उस रचनाएं या जो भी कवितावली थी उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये भी बिहार के आसपास से ही संबंधित है। उसके बाद में आप जानते हैं लगभग 1473 में एक व्यक्ति का जन्म, जिसके बारे में कहा जाता है उनका नाम क्या होता है, तो निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने 1473 में उनका जन्म होता है। उन्होंने व्याख्या किया था कि पूरे ब्रह्मांड जो है वो सूर्य केंद्रित है, न कि पृथ्वी केंद्रित, क्योंकि इस समय तक भी लोग मानते थे कि नहीं पूरे ब्रह्मांड जो है पृथ्वी केंद्रित है, ना ही कि सूर्य केंद्रित। तो उस समय उनको निकोलस कोपरनिकस को जो पोप लोग थे, जो ईसाई धर्म के जो हेड गुरु थे, उन लोगों ने उनको फांसी दिया था कि नहीं ये पूरे विश्व में गलत संदेश फैला रहा है, हमारा पूरा जो विश्व है या पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारा पृथ्वी केंद्रित है, ना कि सूर्य केंद्रित है। तो 1473 में जिन्होंने व्याख्या किया था उनको फांसी दे दिए थे। और हमारा 400-500 ईस्वी के समय में जो आर्यभट्ट थे उन्होंने व्याख्या यही किया था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है, ना कि पृथ्वी केंद्रित। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े समय का अंतर है, और उस समय भी इस तरह के सोच वाले, इस तरह के विद्वान वाले लोग थे। उसके बाद में निकोलस कोपरनिकस के बाद में आप जानते हैं गैलीलियो ने जो दूरबीन का खोज किया था, तो उन्होंने भी जब निकोलस कोपरनिकस का फांसी हो गया था तो उन्होंने भी उस दूरबीन से सही चीज़ों की जानकारी संग्रह करना शुरू किया। तो वो एक्यूरेट निकाल पाया कि नहीं जो निकोलस कोपरनिकस कह रहा था वो एक्यूरेट जो बात था वो सही था, क्योंकि वो जो दूरबीन था उससे उनकी सही व्याख्या हुआ ग्रह हमारे किस तरह उसमें चक्कर लगाते हैं, या हमारा पृथ्वी केंद्रित है या सूर्य केंद्रित है, इस चीज़ को गैलीलियो भी पकड़ा। परंतु जब वो बात को कहा कि नहीं निकोलस कोपरनिकस ने सही कहा था कि हमारा जो भी ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है, ना कि पृथ्वी केंद्रित, तो उनको भी पोप लोग बुलाकर और उनको भी समय 7 दिन का दिया कि तुम भी सही से चेक करो, हमारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित है। क्योंकि उन लोगों को पोप लोगों को एक मानसिकता था कि जो हम बात कर रहे हैं वही सच है। इसलिए सच है क्योंकि पोप लोगों के उस समय अधिक प्रभाव था और जो बातें कहते थे अधिकांश लोग उन्हीं को फॉलो करते थे। और पोप का कहना था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है, और उनकी बात को गलत कर रहे थे लोग निकोलस कोपरनिकस, तो उनको फांसी हो गया। फिर गैलीलियो जब इस चीज़ को कहा कि नहीं निकोलस के ऊपर सही कह रहा था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है सूर्य केंद्रित है, ना कि पृथ्वी केंद्रित, तो उनको भी पोप लोगों ने 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में अपना सही से फिर से जो भी देखना है देखो और सही एक्यूरेट चीज़ बताओ। परंतु पोप लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हमारा जो भी ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है। तो वहाँ पे जो गैलीलियो था वो भी हर दर के लास्ट में अपना मत को बदलते हैं, क्योंकि वो जान रहा था कि अगर हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे तो निकोलस कोपरनिकस की तरह हमें भी मृत्युदंड मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे जो इतने लगभग 1400-1500 फेज के समय में इस तरह की जो संभव नहीं हुआ था कल्पना, वो हमारे ईसा पूर्व के पहले हो चुका था। तो ये है हमारे बिहार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ था वो हम आपको बताने का प्रयास किए हूँ। बाकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, परंतु छोटे छोटे वीडियो में या हम कहें कि और भी बहुत सारे समय है जिसमें कि छोटे छोटे क्लिप में इसको देखा जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। परंतु अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।